कैसे किया है? सर अभी आपने जो सीक्वेंस तरीके कर बताया ना कि एफ आता है तो इन्होंने ई और एफ कर दिया। और एन के बाद जो है ओ आता है तो यहाँ पे इस तरह है। तो इस तरह डी के बाद जो है ई आता है। हम्म। और ओ के बाद ई एफ पी आता है और जी के हम्म। बाद एच। हम्म। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। तो हम इसको, मैं एक बार तो फिर बाकी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। पी के बाद देखें, यहाँ पर पी के बाद क्या आ रहा है। वैसे हम अपने अल्फाबेट में देखें पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो यहाँ भी आप अपने सीक्वेंस में देखें पी ई एन और क्यू एफ ओ। ई के बाद क्या आता है, एफ। हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ए बी सी डी ई एफ जो है, यहाँ इस इन आई क्यू के क्वेश्चंस में इनको आपको रटना पड़ता है। इतनी प्रैक्टिस करोगे रट जाए। तो एन के बाद क्या आता है, ओ। ठीक है, पी क्यू आर ई एफ जी एन ओ पी क्यू, इस तरह से आता है। तो ये हमारा बनता है, इसका मतलब ये हुआ हमने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया है वो पैटर्न बताता है कि सेकंड वर्ड आ रहा है, सेकंड लेटर आ रहा है। पी का सेकंड लेटर लगा दिया, ई का सेकंड लेटर लगा दिया, एन के बाद जो लेटर आता है वो हमने लगा दिया। ये हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया। अब हम देखते हैं डॉग में। डॉग डी के बाद क्या आता है जी, ई। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें, आपको सारे लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो डॉग के बाद क्या आता है, ई। अपने सारे ऑप्शंस को देखो, सब में पहला लेटर ई है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई कनेक्शन, मतलब ये तो बात ठीक है कि सेकंड लेटर आता है। अब आप दूसरे पे आओगे, ओ के बाद क्या आता है जी, पी। अब पी आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बस आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए। मजीद इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जी के बाद क्या आता है, एच। तो ई पी एच इज द राइट आंसर, वेरी गुड खालदा। हाँ भाई, ना किसी को ना समझ आई हो। इकरामुल्ला समझ आ गई? ठीक है जी, वेरी गुड। जम्बल्ड वर्ड का क्या मतलब है जी? ये अरेंज टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस जिस तरह से तरतीब से चलता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हमने करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। ध्यान से समझना बात को। जो हमारा सेंटेंस करेक्ट करेक्ट होगा, असल में उसका पैटर्न बताना है हमने। यहाँ पर क्या है कि वो बता रहा है कि नंबर वन पे है प्लेस, नंबर टू पे है ही, नंबर थ्री पे फुटबॉल। इसका जो एक्चुअल है, ध्यान से समझना, इसका एक्चुअल बनेगा ही प्लेस फुटबॉल। एक मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आपने करने। ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं, ही कितने नंबर पे है, दो नंबर पे। टू प्लेस कितने, वन प्लेस वन पे। और फुटबॉल कितने नंबर पे है, तीन पे। तीन। अब देखें 2 1 3 कहीं पर है, 2 1 3। 2 1 3 इज यस द सर है। राइट, टू बी। वन थ्री इज द राइट आंसर। समझ आई कि गई? नहीं समझ आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट चलते हैं जी। अरेंज द फॉर्म, अरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, बताएं जी। चलें सेंटेंस में बना देता हूँ। फिर आपने नंबर सही बताना है। क्या है जी इसमें, टू मार्केट द वेंट ही, सब्जेक्ट पहले लगा दें ही। वर्ब क्या है, वेंट टू द मार्केट। बताएं जी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा?
सर आपने टू को कितने मार्क्स दिए हैं, नंबर दिए हैं? टू को एक देना यहाँ पे चाहिए तो वैसे। तो अगर वन देखें तो वन तो कहीं नहीं आ रहा। है ना, कहीं कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक। अच्छा देखते हैं जी, ही का कितना आएगा, 5। फाइव, वेंट का कितना आएगा, वेंट फोर, टू का फोर, 1, दा का 3, वन, मार्केट थ्री। का 2, 5 4 1 3 2, वन नहीं सर, थ्री नहीं है। चलो ये हो सकता है ऑप्शन सही ना हो। तो 5 4 1 3 2 ऑप्शन में गलती होगी अभी। 5 4 1 3 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सही या है। तो मतलब ऑप्शन ठीक नहीं होंगे, या फिर हम ये क्वेश्चन लिखने में तो गलती होगी कुछ। सर अगर एग्जाम में इस तरह सिचुएशन हो तो तब क्या करें? सबको एक नंबर मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन ही गलत हो गया तो सबको एक नंबर मिलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं जी। हो जाती है गलती एग्जाम, एफपीएससी में तो अक्सर हो ही जाती है। अरेंज द वर्ड्स इनटू लॉजिकल ऑर्डर, अब बनाई जी। अरेंज द वर्ड इनटू लॉजिकल ऑर्डर। अब आपके दिमाग का टेस्ट है, बताएं क्या नंबर बनेगा इसका सही। सोचें। ऑप्शन में नहीं है। बताएं जी, शाबाश। गलत। ऑप्शन नंबर थ्री, डी। हाँ। ऑप्शन नंबर डी। कैसे। सर देखिए, पहले सीड होता है, ठीक फिर है। उसका प्लांट निकलता है, फिर ठीक है, फ्लावर होता है, फिर फ्रूट होता है। अब दोबारा सोचो। अब दोबारा सर नंबर दो। पौधा ऐसे ही निकलता है। अब सर दोबारा पौधा नंबर ऐसे ही दो। निकलता है। हो। अब दोबारा नंबर दो। पहले नंबर पे क्या होता है। सीड यानी कि थ्री, दूसरे नंबर फिर। प्लांट फिर। यानी कि फोर, फिर। फ्लावर यानी कि वन, फिर। और फिर उसके बाद फ्रूट आ जाता है यानी कि दो। अच्छा, ये बी और डी सेम है। सॉरी, मैंने ये समझा हुआ था। मैंने ये समझा हुआ था, अच्छा ये दोनों सेम है, ठीक है जी। फिर ठीक है, डी भी ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि ये दोनों डिफरेंट है, ओके। ठीक है जी, 3 4 1 2। पहले सीड होता है, सीड से प्लांट आता है, प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, उन फ्लावर्स से फ्रूट आता है, वेरी गुड। इसको कहते हैं जी इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं जी, रिलेशनशिप। हाँ भाई, अब आपके दिमाग का पता लगेगा। पहेलियां पूछते रहे हो कभी, पहेलियां बचपन में। कभी भी नहीं, जब भी पूछा फेल हुआ है। चलें, ये आसान आसान सी पहेलियां बताएं। देखें, मैथ हो या आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो समझ लो आंसर निकल आया। क्वेश्चन है डॉटर हमारा। इसका आंसर है। है डॉटर आंसर है, कैसे। अब मेंस सन्स सिस्टर, यानी कि एक आदमी के बेटे की बहन उसकी डॉटर हुई। हाँ, बताएं बताएं। मुझे तो यहाँ पे डॉटर ही मतलब रिलेशन, अगर इतना दिमाग चला है। बिना सोचे बोला है ना आपने, ये गलत है, सबसे गलत चीज है। आप बिना सोचे बोलते हो, ये गलत नहीं बात है। सर देखिए। देखिए मेरी बात सुने,
एक मिनट सर। बिना सोचे अगर आप सही भी बात करते हो तो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने बिना सोचे समझे बात की। स्पेशली जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, कभी भी आप किसी क्वेश्चन करने वाले को दरमियान से टोक के बताएं हाँ मुझे आंसर पता है, तो आप गलती करते हो। आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है ना, तब भी आप सोच समझ के जवाब दो। अब आपने बोल दिया क्योंकि आपको आसान लगा, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। जस्टिफाई करके दो। हाँ भाई। सर देखें, इन्होंने जो सवाल किया है कि एक आदमी के बेटी की बहन उसकी क्या हुई, यानी कि उनकी बेटी हुई। हाँ जी, वो चाह रहा है, सवाल वो कर रहा है। आ मेन्स सन, एक बंदे का बेटा है, सन्स की सिस्टर है, तो इस सिस्टर का इस बंदे से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो वो उसकी डॉटर हुई। डॉटर इज द राइट आंसर। लेकिन हमेशा ठहर के सोच समझ के जवाब देना है, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी आसान हो। नेक्स्ट आते हैं जी। अब बोलो। Pointing to a boy, Ali says, he is the son of my grandfather's only son. Who is boy to Ali? हाँ भाई। Pointing to a boy, Ali says, he is the son of my father's only son. Who is the boy to Ali? क्या लगता है? जिस लड़के की तरफ इशारा करके अली बोल रहा है, वो लड़का अली का क्या लगता है? हाँ भाई, फंस गए हो। सर कजन। फिर सोचें। क्वेश्चन को समझें। अली इशारा कर रहा है ही की तरफ, ध्यान से समझना। अली इशारा कर रहा है ही की तरफ। ही कौन है जी? मिसाल के तौर पे वो है अबू जर। ठीक है, उसका नाम या खालिद है, उसका नाम हम लिख देते हैं के से। ये इस ही की तरफ इशारा कर रहा है। ही इज द सन। ही सन है किसका जी? ऑफ माय ग्रैंडफादर कौन है जी उसका? ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब ग्रैंडफादर देखें ध्यान से, ये ग्रैंडफादर किसका है? अली का। ध्यान से समझना, ये जनाब अली का ग्रैंडफादर है, यानी कि अली यहां पर है, और अली का जो ग्रैंडफादर है वो यहां पर है। अली के ग्रैंडफादर्स ओनली सन, अली के ग्रैंडफादर का सिर्फ एक ही बेटा था। वो अली का क्या हुआ? बाप हुआ, कि बेटा ही जब एक था तो। अब वो जो ही है, वो भी किसका सन है? इसका सन है। अली भी इसी का सन है। तो ये दोनों क्या हुए? भाई हुए। समझ आई कि ऊपर से गई? ठीक है, समझ आ गई। सॉल्व करने का तरीका समझ आया? इनको इस तरह से सोल्व यस सर। करना है। ठीक है, इस पहेली को बुझाना असल मकसद नहीं है। मकसद है टेक्निक देखनी है आपने कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो टेक्निक आपने पकड़नी है बस।
नेक्स्ट आते हैं जी। If A is the father of B and C is the mother of B, what is the relationship of A to C? सॉल्व करें जी, शाबाश। If A is the father of B and C is the mother of B, what is the relationship of A to C? तरीकाकार क्या है? ए से शुरू किया ना उसने, ए यहां पे लिख लो। ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ए फादर है। यहां पे लिखो ए फादर है। किसका फादर है जी? ए इज द फादर ऑफ बी। क्यों करो, और इसको करो बी, इसका मतलब बी सन है। तरीकाकार समझ लें। ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी इज द मदर ऑफ बी। आप क्या करोगे अब? सी लगाओ, और ये सी मदर किसकी है? बी की। वंस अगेन बी की। ये है जनाब मदर। अब वो पूछ रहा है ए टू सी क्या है। ये ए है जनाब, ये सी है। बी इन दोनों का बेटा है। तो ये दोनों क्या हुए? हस्बैंड वाइफ हुए। ए हस्बैंड है सी का। समझ आई कि गई? ठीक है, ये आपको समझाने के लिए थोड़े आसान क्वेश्चन दिए, मैं थोड़े मुश्किल मुश्किल कर देंगे एक्सरसाइज में। एटलीस्ट आपका खौफ तो दूर हो जाए कि ये क्या चीज है। और आसान तरीके से हम चलते हैं तो फिर आगे समझ भी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज बेहतर बहुत तरह की हैं। आप कम से कम 20 से 25 सीरीज सॉल्व करोगे तो सीरीज को देखते ही पहचान जाओगे कि ये क्या है, मतलब पॉसिबल क्या हो सकता है इसका। हाँ भाई, अब इसमें बेशुमार कंफ्यूजन्स हैं, पजल्स हैं। ये जिस तरह पजल है, 2 4 8 16, ये दो का पहाड़ा है जी। हम तो बचपन में पहाड़ा ही पढ़ते थे, आजकल टेबल कहते हैं। दो, एक दो, दो चार दो, दो दूनी चार, दो चार आठ, दो आठ 16। तो आगे क्या बनेगा जी? या डबल कर दो, सॉरी डबल कर दो इसको। दो की डबल चार, चार की 32 डबल सर। आठ, 16 की डबल 32, 16 की डबल 32। हाँ भाई, समझ आई कि गई? आगे चलें भाई। नेक्स्ट है, अब बताएं आप लोग, ACEG क्या आएगा नेक्स्ट? ACEG नेक्स्ट बताएं। सर आई। ठीक है जी, आई। क्यों जंप कर रहा है? ए के बाद बी आना चाहिए, उसने कहा था सी। सी के बाद डी आना चाहिए, उसने कहा ई। जी के बाद एच आना चाहिए, उसने कहा आई। तो आई इज द राइट आंसर। अब बताएं जी, 1 4 9 16 26 क्या आना चाहिए? क्या है ये सीक्वेंस, क्या है? हाँ भाई, क्या समझ आ रही है? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन को, तो देखते ही आप बता दोगे क्या आंसर है।
समन क्या कहते हैं? 30। समन किस तरह से 30 है बताएं? किस तरह से 30 है? और खुदा का खौफ करो, 5 5 का डिफरेंस कैसे बन रहा है मुझे बताओ जरा, 5 5 का डिफरेंस। डिफरेंस की बात करते हो? अभी निकालते हैं डिफरेंस। 1 और 4 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 4 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 9 और 16 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? जल्दी बताएं। समन। ओ अल्लाह की बंदी, 9 और 16 के दरमियान 7 का डिफरेंस है। 16 और 25 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? इसका मतलब क्या है? 4 जमा 9, 4 जमा 5 9, 9 जमा 7 16, 16 जमा 9 25, 25 जमा 11 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा? 25 और 11 जमा करो। 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36। लेकिन ये है जुगाड़ू तरीका। ये तो मैंने लगाया है जुगाड़। इसका ये असल में सीक्वेंस क्या है? अच्छा, इस पे अब आने का नहीं। ये दो, एक के ऊपर जो स्केयर रूट स्केयर आ जाता है, 1 की 2 बराबर है 2 के। फिर 2 की 2 बताएं कितना बनेगा? 2 और 2 4। फिर बनता है 3 की 2। 3 की 2। हाँ बताएं कितना बनेगा? 3 3 9। 3 को 3 से जरब दे दो, 2 को 2 से जरब दे दो। फिर 4 की 2। हाँ भाई, कितना बनेगा? 4 4 16। समझ आ रही है? फिर 5 की 2। 5 5 25। यहां तक उसने हमें बताया है कि 1 का रूट स्केयर, 2 का 3 का 4 का 5 का, आखिर में कितना रह गया? 6 का। 6 का रूट स्केयर 6 6 36। 5 को 5 से जरब दो, 4 को 4 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से। ये बात समझ आई कि ऊपर से गई है? यस सर। बस ये भी एक पैटर्न है। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं आपने, जुगाड़ भी बता दिया और तरीका बता दिया। अच्छा, मैंने 2 लिखा है। हाँ नहीं नहीं, 1 ही आता है भाई। 1 का स्केयर 1। लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स। ध्यान से देखें। ऑल वो आगे ऊपर एक स्टेटमेंट देगा और नीचे बताएगा कि बताएं, नीचे मजीद स्टेटमेंट्स देगा, उससे कंक्लूजन करेगा, इस्तदलाल निकालेगा वो, कंक्लूड करेगा और बताएगा क्या मेरी स्टेटमेंट नंबर, मेरा कंक्लूजन 1 ठीक है कि 2 ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, जितनी भी कैट्स हैं वो एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर डॉग्स, लेकिन कुछ एनिमल्स डॉग्स हैं। आपको वो कहता है, इससे मैं कंक्लूड करता हूं कि सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब बताएं जी, नीचे है A B C D, 4 ऑप्शंस हैं, और बताएं दोनों ठीक हैं इसकी बातें या दोनों ही गलत हैं, या दोनों में से कोई एक ठीक है। जल्दी शाबाश।
सर, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि सर देखिए, थोड़ा लॉजिकल उन्होंने बात शुरू में कर दी कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग, हम्म। ऑल डॉग्स आर एनिमल। मतलब सीक्वेंस थोड़ा मुझे समझ आया उनकी बात का। देखें, नहीं वैसे वो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस में वो डॉग को कैट और कैट को डॉग बना सकता है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, इसका मतलब एनिमल्स का एक ग्रुप है, और जो भी जहां भी उसके अंदर जितनी भी कैट्स हैं वो सब की सब एनिमल्स हैं, वो फाइंड आउट कर रहा है। अच्छा, उसी एनिमल्स के ग्रुप में कुछ डॉग्स भी हैं, इसका मतलब डॉग्स जितने भी हैं वो भी एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर डॉग्स, यानी कि उन एनिमल्स में कुछ डॉग्स भी हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स, ये जरूरी नहीं है कि कैट्स सम कैट्स जो है वो डॉग्स हों, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि तमाम डॉग्स एनिमल्स हैं, ये जरूरी है। तो हमारी जो कंक्लूजन नंबर 2 है वो राइट है। अब आते हैं, फिर वही बात आ गई, छोड़ देते हैं इसको। हाँ, इधर आ जाते हैं। स्टेटमेंट, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज ट्री। बताएं, कंक्लूजन निकलता है कि नो रोज इज ट्री, सम ट्रीज आर फ्लावर्स। बताएं जी, क्या आंसर बनेगा इसका? ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, तमाम रोज यानी कि गुलाब के फूल वो फ्लावर होते हैं। नो फ्लावर इज ट्री, इस फ्लावर की जगह मैं रोज लिख सकता हूं। इस फ्लावर की जगह मैं रोज लिख सकता हूं, क्योंकि फ्लावर रोज ही है ना यहाँ पर। तो हम नो फ्लावर इज ट्री नो रोज इज ट्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? ऑल रोजेज जो कि तमाम रोज फ्लावर्स हैं, तो तमाम फ्लावर रोज हैं जो भी उसके पास थे। लेकिन अब यहां पर फ्लावर है ही एक, तो वो रोज हुआ। तो नो रोज आर ट्री, नो रोज इज ट्री। तो हमारा कंक्लूजन 1 ठीक हुआ। हाँ भाई, ठीक है, समझ आ गई। यस सर। इस तरह से जोड़ना है चीजों को। स्टेटमेंट है जी, सम पेन्स आर पेंसिल्स। यहां पर जो है ना थोड़ी सी तब्दीली आ गई है। उसने पेन को कहा है कि वो पेंसिल है। सम पेन्स आर पेंसिल्स, कुछ पेन जो हैं वो पेंसिल्स हैं। सम पेन्स वो पेंसिल हैं। अब वो कहता है ऑल पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर ब्लू। सम पेन्स आर पेंसिल्स आर पेंसिल्स आर ब्लू, इसका क्या मतलब होगा? ध्यान से समझें, इसका मतलब वो जो सम पेन्स हैं जो कि पेंसिल्स हैं, क्या वो ब्लू नहीं है? उसने कहा पेंसिल्स आर ब्लू, जबकि पेन्स भी तो पेंसिल थे। तो पेन्स भी क्या हुए? ब्लू हुए। हो गए कि नहीं हुए? मैंने नीचे अभी नहीं पढ़ा, मैं ऊपर ही देख रहा हूं। पहले मैं खुद से अपना दिमाग लगा रहा हूं। बात क्लियर है कि ऊपर से जा रही है? स्टेटमेंट देखते हैं, सम पेन्स आर ब्लू। लो जी, मेरी वाली बात हो गई। मैंने तो नीचे देखा ही नहीं है। मैंने तो ऊपर ही देख के सर देखा है, एरो लगाया है कि इसका मतलब ये निकल रहा है ऑल ब्लू थिंग्स आर पेंसिल। ये तो ठीक बात नहीं है। ओके करें, फिर आगे चलते हैं। बोलते ही नहीं हो। लो जी, हम एंड कर देते हैं, आप बोलते नहीं हो तो।